हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ का पैडागोजी सेक्शन, जिसमें जो पैडागोजी सेक्शन आता है 15 नंबर का आता है सीटेट में। तो हम इसका आज देखेंगे टॉपिक नंबर 4, त्रुटि विश्लेषण एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। गणित में एरर एनालिसिस त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, इससे यह पता किया जाता है कि गलती क्यों हुई है, ठीक ना, कैसे हुई है। तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब हो जाएगा, त्रुटि के कारणों को समझना कि गलती कहाँ हुई है, क्यों हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। यदि छात्र 7 × 8 = 54 लिखता है तो यह किस प्रकार की त्रुटि है? देखिए, 7 × 54 का मतलब होता है 7 × 8 = 56 होना चाहिए, लेकिन ये 54 लिख रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है कि गणना गलत कर रहा है, ठीक ना। तो इसलिए गणनात्मक त्रुटि होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। छात्र भिन्न को जोड़ते समय हर में भी जोड़ देता है, यह कौन सी त्रुटि है? देखिए, छात्र क्या कर रहा है, भिन्न जोड़ रहा है। जैसे 1/2 + 1/2, तो इसको क्या कर दे रहा है कि ऊपर का ऊपर जोड़ दे रहा है और नीचे का नीचे, भिन्न को भी जोड़ रहा है और हर को। तो ये कर दे रहा है, ऊपर जोड़ दे रहा है 2 और नीचे इसको भी जोड़ दे रहा है, तो 4 कर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि उसको अवधारणा स्पष्ट नहीं है, छात्र को अवधारणा अस्पष्ट नहीं है। भिन्न का मूल जो अवधारणा होती है, छात्र को स्पष्ट रूप से पता नहीं है, इसलिए यह गलती कर रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अवधारणात्मक त्रुटि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4, रेमेडियल टीचिंग मतलब उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाना चाहिए? तो देखिए, जब उपचारात्मक शिक्षण उस समय किया जाना चाहिए, पहले डायग्नोज फिर उसके बाद रेमेडी करना चाहिए, ठीक ना। तो पहले त्रुटि को पहचानना चाहिए, उसके बाद फिर उसका उपचार करना चाहिए। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा, त्रुटि पहचानने के बाद ही हम क्या करेंगे, उपचार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, रेमेडियल टीचिंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो देखिए, ये जो इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, व्यक्तिगत आवश्यकता पर आधारित होती है, ठीक ना। यह जो होती है उपचारात्मक शिक्षण जो है, उपचारात्मक टीचिंग जो होती है, यह व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत आवश्यकता पर आधारित होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत आवश्यकता पर आधारित होती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। एनसीएफ के अनुसार छात्रों की त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए? तो देखिए, एनसीएफ के अनुसार जो छात्र में त्रुटि हो रही है, उसको हमेशा ईरर आर इंडिकेटर ऑफ लर्निंग गैप्स, ठीक ना। इसका कहने का मतलब है सीखने के अवसर के रूप में, ठीक ना। तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए? जब गलत कर रहा है, एनसीएफ कहता है कि अगर छात्र गलत कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, तो वो सीखने की प्रक्रिया में है, ठीक ना। वो सीखने की प्रक्रिया में है, जब बार त्रुटि करेगा कुछ ना कुछ सीखेगा। तो इस हिसाब से सीखने के अवसर के रूप में इसको देखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, यदि छात्र शब्द समस्याएं समझ नहीं पाता तो समस्या मुख्यतः किससे जुड़ी है? कह रहा है कि अगर छात्र जो है शब्द को समस्या को नहीं समझ पा रहा है, तो इसका मतलब ये किससे जुड़ी हुई है? जब शब्द ही नहीं समझ पा रहा है तो ये भाषा से जुड़ी होगी, ठीक ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाषा और समझ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वह वर्ड प्रॉब्लम होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। रेमेडियल टीचिंग में कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है? तो देखिए, जो रेमेडियल टीचिंग में
मतलब उपचारात्मक शिक्षण में जो सबसे प्रभावी विधि होती है वो गतिविधि आधारित और ठोस सामग्री, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंक्रीट। अब प्रश्न नंबर हम लोग आगे देखते हैं, चलिए। प्रश्न नंबर 9 है, यदि शिक्षक एक ही गलती कई छात्रों में देखता है तो उसे क्या करना चाहिए। देखिए, अगर शिक्षक जो है एक ही गलती को कई छात्र में देख रहा है तो वो टीचिंग गैप को दर्शा रहा है, ठीक ना। तो अपनी शिक्षण विधि की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक हो सकता है शिक्षक सही से नहीं बता रहा है, क्योंकि सभी छात्र एक ही प्रकार की गलती कर रहे हैं। तो अपनी शिक्षण विधि की समीक्षा करनी चाहिए टीचर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 है, देखिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। सीटेट के अनुसार एरर एनालिसिस का रेमेडियल टीचिंग का संबंध किससे है। तो देखिए, जो रेमेडियल टीचिंग का जो संबंध होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग से होता है। त्रुटि पहचान कर सुधारना फॉर्मेटिव दृष्टिकोण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। यदि छात्र किसी गणितीय प्रक्रिया को समझता है लेकिन बार बार गणना में गलती करता है तो यह किस प्रकार की त्रुटि है। तो देखिए कह रहा है कि अगर छात्र गणितीय प्रक्रिया को समझ रहा है लेकिन फिर भी बार बार गणना में क्या कर रहा है, त्रुटि कर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि यह गणनात्मक त्रुटि होगी, ठीक ना, गणना वाली त्रुटि होगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अवधारणा तो सही है लेकिन कैलकुलेशन उसका क्या है, गलत हो रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। छात्र 2 कोष्टक में x+3 बराबर 2x+3 लिखता है तो यह किस प्रकार की त्रुटि है। तो देखिए, जो छात्र है तो गलत कर दिया है, यह उसकी अवधारणा को समझ नहीं पाया है छात्र, ठीक ना। अवधारणा जब नहीं समझेगा तो यह गलत तो हो ही जाएगा, क्योंकि इसका जो अवधारणा है, प्रक्रम है, 2 का गुणा हम अगर x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक ना, ये आना चाहिए। लेकिन वो 2x+3 लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वह अवधारणा उसका सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधारणात्मक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 13। रेमेडियल टीचिंग का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो देखिए, रेमेडियल क्रम में जो होता है, गलती पहले क्या करते हैं, गलती पहचानते हैं, फिर सुधार करते हैं, फिर उसके बाद जांच करते हैं, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले सुधार, फिर उसकी पहले गलती को पहचानेंगे, डायग्नोज, फिर रेमेडी मतलब उसका उपचार करेंगे, फिर उसका जांच करेंगे, ठीक ना। रीअसेसमेंट मतलब जांच करेंगे, रेमेडी मतलब उपचार उसका करेंगे, और इसका मतलब डायग्नोज का मतलब हो जाएगा गलती को पहचानेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। यदि कई छात्रों में एक सी गलती पाई जाती है तो यह क्या दर्शाता है। देखिए, जब कई छात्रों में एक ही जैसी गलती पाई जाएगी तो इसका मतलब यह है कि वो टीचर सही से बता नहीं रहा है, वो शिक्षक की कमी होगी, ठीक ना, शिक्षण विधि की कमी होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण विधि की कमी है, जिसके कारण सभी छात्रों में कई प्रकार की गलती मिल रही है। प्रश्न नंबर 15 है, एनसीएफ के अनुसार छात्रों की त्रुटियों को कैसे लिया जाना चाहिए। तो देखिए, जब छात्रों की जो त्रुटि है उसका मतलब है कि जब छात्र त्रुटि कर रहा है, गलती कर रहा है, इसका मतलब वो सीखने का अवसर उसे देना चाहिए, ठीक ना। प्रयास तो कर रहा है ना, तो सीखने का अवसर के रूप में, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, रेमेडियल टीचिंग को प्रभावी बनाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है। तो देखिए, इसको प्रभावी बनाने के लिए व्यक्तिगत ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक ना।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। यदि छात्र शब्द समस्या हल नहीं कर पा रहा जबकि गणना कर लेता है तो मुख्य समस्या क्या है? कह रहा है शब्द समस्या नहीं समझ पा रहा है लेकिन गणना कर ले रहा है। इसका मतलब है कि वो भाषा एवं समझ नहीं पा रहा है, ठीक ना। इसकी मुख्य समस्या भाषा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, कौन सा तरीका रेमेडियल टीचिंग में सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो देखिए सबसे बढ़िया तरीका जो होता है गतिविधि आधारित और ठोस सामग्री के द्वारा बताना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर। देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। यदि छात्र बार बार चिन्ह प्लस माइनस गुणा भाग की गलती करता है तो ये किस प्रकार की त्रुटि है? तो देखिए जब चिन्ह मतलब प्रतीक का गलती कर रहा है तो वो नहीं समझ पा रहा है, क्या कर रहा है कि प्लस को कभी भाग बना दे रहा है, भाग को कभी प्लस कर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि वह प्रतीक संबंधी त्रुटि होगी, वो प्रतीक को समझ नहीं पा रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रतीक संबंधित त्रुटि। प्रश्न नंबर 20 है, सीटेट के अनुसार एरर एनालिसिस और रेमेडियल टीचिंग का मूल्यांकन से जुड़ा है। ये किससे जुड़ा हुआ है? देखिए डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव असेसमेंट इससे जुड़ा होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गलती पहचानना मतलब होता है डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव मतलब होता है सुधार करते हुए चलना, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। कक्षा 5 में कई छात्र 1/4 प्लस 1/4 बराबर 2/8 लिखते हैं तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए बताइए? तो देखिए जो शिक्षक को इसको छात्र को ये नहीं पता हो पा रहा है, अवधारणा नहीं पता हो पा रहा है, प्रक्रिया नहीं पता है। इसका मतलब है त्रुटि के कारण की पहचान करना चाहिए शिक्षक को पहले, क्यों गलती कर रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि अवधारणा छात्र नहीं पहचान पा रहा है। प्रश्न नंबर 22 है, यदि छात्र लंबा भाग करते समय चरण छोड़ देता है तो यह किस प्रकार की त्रुटि है? मतलब भाग कर रहा है, भाग क्या है लंबी हो गई और उसको छोड़ दिया, एक स्टेप को क्या करता है छोड़ देता है, तो इसका मतलब है प्रतिक्रिया आधारित यह हो जाएगा, ठीक ना। यह प्रतिक्रिया आधारित त्रुटि मानी जाएगी। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। शिक्षक पाता है कि एक छात्र सूत्र याद करता है पर उसका प्रयोग गलत करता है, यह क्या दर्शाता है? तो देखिए जो दर्शाएगा अवधारणा की कमी दिखाएगा, ठीक ना। यह अवधारणा की कमी को दर्शाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवधारणात्मक कमी, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि केवल याद करना ही पर्याप्त नहीं होता है, समझना भी जरूरी है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 24 है, रेमेडियल टीचिंग के दौरान शिक्षक ठोस सामग्री कंकड़ पट्टिया का उपयोग करता है, यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो देखिए जब ये ऐसा करेगा कंकड़ पट्टिया की जो सहायता ले रहा है तो यह निर्माणवादी को दर्शाएगा, क्योंकि छात्र स्वयं अनुभव से ज्ञान का निर्माण कर रहा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। यदि रेमेडियल टीचिंग के बाद भी वही गलती बनी रहती है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए जब उपचारात्मक शिक्षण के बाद भी वही गलती बनी रह रही है तो शिक्षक को रणनीति बदलकर पुनः शिक्षण देना चाहिए, ठीक ना। रणनीति बदलकर पुनः शिक्षण कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग 26 देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 है, एनसीएफ के अनुसार त्रुटियां क्या दर्शाती है? तो देखिए जो एनसीएफ के अनुसार जो है छात्र की सोच की झलक को
त्रुटियां दर्शाती है, क्योंकि जब त्रुटि होगी तो बच्चा सीखेगा। तो इसका मतलब है छात्र क्या कर रहा है, सोच रहा है, सोच के कर रहा है तो कुछ गलती कर रहा है। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 27। कौन सा उपकरण त्रुटि विश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त है? तो देखिए, जो सबसे उपयुक्त है, छात्र की उत्तर पुस्तिका व कार्य का नमूना को देखना, क्योंकि वर्क सैंपल से सोच और प्रक्रिया में समझ आता है, ठीक ना। जब वर्क सैंपल से क्या होगा, सोच और प्रक्रिया में समझ आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 28। यदि शिक्षक एक छात्र के लिए अलग अभ्यास और दूसरे छात्र के लिए अलग सामग्री देता है तो यह क्या कहलाता है? तो इसका मतलब यह है कि ये व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा, क्योंकि अलग अलग छात्र के लिए अलग अलग सामग्री देना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। शब्द समस्याओं में बार बार गलती होने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, जो प्रमुख कारण होगा, जब शब्द समस्या में बार बार गलती होगी तो इसका मतलब है कि भाषा की समझ क्या है, समझ में कमी है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। एक छात्र 3/5 को 0.35 लिखता है, यह किस प्रकार की त्रुटि है? तो देखिए, ये जो है त्रुटि अवधारणा की त्रुटि है, ठीक ना। ये क्या कर रहा है, भिन्न दशमलव रूपांतरण की मूल अवधारणा को नहीं समझ पा रहा है, स्पष्ट नहीं समझ पा रहा है, ठीक ना। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अवधारणात्मक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 32। रेमिडियल टीचिंग का पहला चरण क्या होना चाहिए? तो देखिए, जो पहला चरण इसका होना चाहिए, त्रुटि का निदान करना। बिना कारण जाने उपचार प्रभावी नहीं होता है, ठीक ना। डायग्नोस्टिक पहले करना चाहिए, क्योंकि जब कारण पता रहेगा तभी तो उपचार होगा। डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कि डॉक्टर सुई लगा दीजिए, तो नहीं लगाएंगे ना, जब तक उसका पता करेंगे क्या समस्या है, क्या कारण है, जांच करेंगे, उसके बाद ही ना उपचार करेंगे। तो इस हिसाब से जो सही जवाब हो जाएगा, त्रुटि का निदान पहले करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 33 है। यदि छात्र बार बार वही गलती को दोहराता है तो क्या दर्शाता है? जब बार बार एक ही गलती को दोहराएगा तो गहरी अवधारणात्मक समस्या को दर्शाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 34 है। एनसीएफ के अनुसार त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए? तो क्या बताया गया है, सीखने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, क्योंकि अभी पीछे हम बता चुके हैं। प्रश्न नंबर 35 है। किस स्थिति में रेमेडियल टीचिंग सबसे प्रभावी मानी जाएगी? बताइए। निदान आधारित व्यक्तिगत रणनीति में सबसे प्रभावी मानी जाएगी। निदान मतलब डायग्नोस्टिक करेंगे, पहले जांच करेंगे, पता लगाएंगे त्रुटि का, उसके बाद उपचार करेंगे तब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 36। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए आप लोग। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न नंबर 36 है। शब्द समस्याओं में गलती करने वाले छात्र के लिए कौन सी रणनीति उपयुक्त है? तो देखिए, जो है भाषा समझ और चित्र या मॉडल का प्रयोग, यह रणनीति सबसे बेहतर होती है। देखिए, जो सीटेट का पेपर होता है ना, इसमें क्वेश्चन बड़े बड़े देते हैं, तो बड़े बड़े अगर आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो थोड़ा सा सोचेंगे तो लग जाएगा, ठीक ना। यही क्वेश्चन रहेगा, उसमें मेन पॉइंट जो होगा उसको घुमा करके देगा कि कोई छात्र है, उसको ये लिखने के लिए कहा गया 3/5 और तो वह लिखा 1/5, तो यह किस प्रकार की त्रुटि कहलाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन रहता है बड़ा बड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 37। कौन सा आकलन उपकरण एरर एनालिसिस में सहायक है? तो देखिए, छात्र के कार्य नमूने व मौखिक स्तर का आकलन जो है एरर एनालिसिस के लिए सहायक होता है। छात्र
छात्र जो होता है वह क्या करता है, प्रक्रिया और सोच दोनों समझ में आनी चाहिए छात्र को। प्रश्न नंबर 38 है, यदि शिक्षक एक ही गलती को ठीक करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करता है तो यह क्या दर्शाता है। तो देखिए, जब एक गलती को ठीक करने के लिए कई प्रकार का तरीका जब अपनाएगा तो वह हो जाएगा निर्माणवादी व लचीला दृष्टिकोण, ठीक ना, मल्टीपल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या नहीं है। तो देखिए, जो रेमेडियल टीचिंग का जो उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से ऑप्शन देखेंगे, कर रहा है क्या नहीं है, ठीक ना, सीखने की कठिनाइयों को दूर करना, ये तो है भाई। आत्मविश्वास भी बढ़ाना है, अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए, ये भी है। केवल अंक बढ़ाना ये नहीं है, ठीक ना। इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 40 है, सीटेट के अनुसार एरर एनालिसिस रेमेडियल टीचिंग किससे जुड़ा होता है। तो ये देखिए, जुड़ा होता है जो असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब यह सतत सुधार और सीखने को समर्थन करता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अब कल मिलेंगे शाम को 6 बजे।